स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, देखिए इस बात पर सहमति बन गई थी कि प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल में माननीय विधायकों ने अपने अपने सवाल पूछे, जिनका सरकार की ओर से जवाब आया। आप ये कह सकते हैं जवाब पुख्ता थे या नहीं थे, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब प्रश्नकाल खत्म हुआ, विपक्ष ने जिले और संभाग जो नए बने थे, जिन्हें निरस्त किया गया, उस मुद्दे पर मांग उठाई कि हम इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो पहले तो जो स्थगन प्रस्ताव था उसकी अनुमति नहीं मिली, फिर आखिरकार अंतपंत लड़ाई के बाद जिस तरह से वेल में आकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें ये परमिशन दी गई कि थर्सडे के दिन आपके दो लोगों को इस विषय पर पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो मुद्दा है वो कोर्ट में है। सरकार ने कहा हम इस पर अभी कैसे बात कर सकते हैं, और विपक्ष ने कहा कि ठीक है, जिन जिले या संभागों की बात कोर्ट तक पहुंची हम उनको हटाकर बात करेंगे। अब सवाल यह भी है कि ये किस तरह की मांग हुई, और अंतपंत जब विधानसभा में बोलने का मौका मिल ही गया तो क्या ये शुरुआत से ही नहीं हो सकता था? तो कुल मिलाकर ये है कि क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष इस रणनीति पर चल रहा है कि माई वे या फिर हाईवे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अटल खंडेलवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी। इससे बड़े पैनल की जरूरत मुझे महसूस इसलिए भी नहीं हुई कि क्यों ना सीधे खुलकर आपस में ही बात कर ली जाए। मैं योगेश जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की रणनीति यह है माई वे वरना हाईवे? देखिए एंकर महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज विधानसभा में जो स्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। ये हंगामा का रूप विपक्ष को देते हैं, जबकि आप देखिए अगर जनता की आवाज को अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से सदन में रखना चाहे, पटल पे लाना चाहे, तो क्या ये अपराध कर दिया क्या? विपक्ष के लोग जनता की आवाज को जब पेश कर रहे थे विधानसभा में, तमाम विधायकों और मंत्रियों की टोका टोकी ने इस चीज को बढ़ा दिया। अब आप देखिए सरकार के मंत्री ही एक दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, और वरिष्ठ मंत्री इनके कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी आज क्या कह गए आपने सुना होगा, या तो हाँ जी कहो यहाँ रहना है, ना जी कहोगे तो मरना पड़ेगा। इस तरीके के वाकया, इस तरीके के संवाद इनके मंत्री आपस में कर रहे हैं। एक मंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कल कि रोजाना राजस्थान में 7 करोड़ रुपए की बजरी का अवैध खनन हो रहा है, जिसमें माननीय भी उसमें शामिल होने का अंदाजा उन्होंने लगाया है, जिस पर दूसरे विधायक, उन्हीं के विधायक भड़क गए। तो मैं ये समझता हूँ ये सब हो क्या रहा है। आप देखिए राजस्थान में नहीं, लेकिन योगेश भाई आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में मेरी रोक रहा बात हूं। सुनिए। मैं आपकी बात सुन ही रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बीच में जोड़ना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस के चेहरों को देखकर कि वो अपनी बात रखने से ज्यादा तंज कसने पे अपना फोकस रखे हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का पूरा स्पीच भी, उसमें मुद्दे तो थे लेकिन तंज भी बहुत सारे थे। अगर पूरा ध्यान तंज कसने पर है तो मुद्दों की गरिमा भी तो कम होती है ना उसके साथ साथ। नहीं, कोई डोटासरा साहब ने कोई तंज नहीं कसा। उन्होंने अपनी बात बड़ी संसदीय और मर्यादित तरीके से रखी है। आप देखिए उन्होंने दिलावर जी के बारे में कहा, जहां नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात चल रही थी, और हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के शब्द आप सबने सुने हैं। उन्होंने जब कोटा में तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चे आत्म सुसाइड कर रहे हैं, उनके बारे में उनके जवाब होते हैं कि ये तो सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है। अब आप देखिए प्रेम प्रसंग का मामला आपने बिना जाने पूछे ऐसे कैसे कर दिया? आप क्या वहां गए थे क्या? आपने क्या पड़ताल की थी क्या प्रेम प्रसंग के बारे में? इसके अलावा शिक्षिकाओं के बारे में जो इतने घटिया शब्द इन्होंने कहा कि अर्धनग्न पोशाक के बारे में, तो ये किस कदर एक अमर्यादितपूर्ण बात है। देखिए पूरा झगड़ा, पूरा फसाद की वजह इस तरीके का माहौल जो ये बना रहे हैं। आप देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष को कितने अपशब्द इन्होंने कहे, जो सुनने में, कहने में भी बड़ी शर्मदायक होते हैं। इस तरीके के जवाब, इस तरीके के सवाल, आप देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है, अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं। जहां राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है कि क्या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष की लाइटनिंग को या उनके बोल्ट मोमेंट्स को खींचकर अपने लिए रखना चाहते हैं,
ये तो आम लोग भी ये सवाल जी पूछ रहे हैं नहीं, योगेश भाई, लेकिन इस पर मैं आऊंगा आपके पास। अटल जी को भी एक बार मैं डिबेट में शामिल कर लूं। अटल खंडेलवाल जी, क्या बीजेपी की रणनीति भी यही है कि माई वे वरना हाईवे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आपने जब कहा कि जो मुद्दा कोर्ट में है उस पर चर्चा नहीं हो सकती, अंतपंत तो विपक्ष के दो चेहरों को मौका मिल गया ना थर्सडे को बोलने का, तो या तो आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं थी या आपका फ्लोर मैनेजमेंट धराशायी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है स्वप्निल जी। बेसिकली देखिए, विधानसभा सत्र को चलाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और हम इसका सम्मान करते हैं। इसलिए कई बार किसी किसी मुद्दे पर जो कि ठीक नहीं है, न्यायिक मुद्दे हैं जो न्यायपालिका में चल रहे हैं, उन मुद्दों के विषय में हमने एक बात कही, लेकिन फिर भी वो कहे कि इसके बिना सत्र ही नहीं चलेगा, तो बेसिकली जनता का नुकसान है। और हम क्योंकि सत्ता में हैं, हम जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए, तो हमें तो फिर इनकी बात को कि ठीक है ये थोड़ा सा नियम है, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। आप यदि समझदारी से डिस्कशन करोगे किसी भी बात का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप केवल तंज कसने के लिए इधर उधर के एक बात बताइए। लेकिन देखिए अटल भाई, मैं एक बात, सॉरी मैं आपको सुनिए 2 सेकंड बस, मैं एक बात के लिए आपको टोक रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात के लिए आपको टोक रहा हूं। बात तो ये भी है ना कि क्या स्टडी कंप्लीट है? जैसा कि मैंने कहा, नए जिले और संभाग वाले मुद्दे पर आपका क्लियर कट स्टैंड ये था कि हम नहीं चाहते क्योंकि मामला कोर्ट पे है। अब हो रहा है, अब आप क्या कहोगे? तो हो सकता है आपकी स्टडी कमजोर रही हो। ये नहीं, सुनिए, है स्टडी का मुद्दा ही नहीं है। स्टडी हमारी हर विषय में कंप्लीट है। आपने सुना नहीं कि सत्र शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक ली और उन्हें स्पष्ट कहा कि आप अपने विषयों की समझ पूरी तरीके से कंप्लीट रखें, सभी सदस्य के प्रश्नों को सुने, सुलझाएं और उनको बकायदा समझे। तो इसलिए स्टडी की कोई इशू नहीं है, लेकिन तंज को कैसे आप निपटोगे? आप बताइए, आपको केवल ये कि गुलाब जामुन अच्छा है पर टेढ़ा है, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? तो बेसिकली ये अपने मुद्दे कुछ नहीं उठा रहे, और उठा भी रहे तो झूठे तरीके से। जैसे सामाजिक सुरक्षा के लिए कह दिया कि आज तक, सुनिए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर कहा कि आज तक है ना जो मेरी बात मिला ही नहीं, अटल भाई मेरी बात सुनिए, दिसंबर तक का क्लियर हो चुका है। नए जिले और संभाग के मुद्दे पर अगर मैं थोड़ा सा टच करूं तो ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप एनालिसिस करके बताओ, वो एनालिसिस के आधार पर रिपोर्ट दे देती है, लेकिन अंततः फैसला तो आप ही के पाले में था ना, फैसला आपने लिया। और इस तरह के फैसले पॉलिटिकल होते हैं। कांग्रेस ने अपने नजरिए से पॉलिटिकल फैसला लिया, बीजेपी ने अपने नजरिए से पॉलिटिकल फैसला लिया, लेकिन अपने पॉलिटिकल फैसले को बैक तो करना होगा ना, विधानसभा में नहीं तो कहां पर? देखिए, आप स्वप्निल जी ऐसे समझिए कि राम दुभाया जी 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स पे 3 साल काम करते रहे और अचानक से उन्होंने 19 डिस्ट्रिक्ट्स को बना दिया। और किसके कहने पे बनाया? ऐसे मुख्यमंत्री के कहने पर जो रात को सपने लेता है और जनता में बेखौफ होकर बोलता है कि बताइए कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं। अब इसको क्या कहोगे आप? इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण कहोगे या राजनीतिक दृष्टिकोण? ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है कि रात को कि आप मांगो मैं डिस्ट्रिक्ट बना दूंगा? अरे डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी और दूसरी चीजों को, ठीक है अटल भाई, अब मैं आपको भी रोक रहा हूं। अटल भाई मैं आपको भी थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं अब योगेश जी से भी एक सवाल लेना चाहता हूं। योगेश जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि बड़े इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने आज ये आरोपों का जो पाला है वो आपकी तरफ घुमाया। मैं उस मसले पर नहीं जा रहा हूं जो पेपर लीक से जुड़ा हो या बेरोजगारी को लेकर लगातार आप पर हमला किया जाता रहा है। मैं वो ओरण भूमि के कब्जे वाले मुद्दे पर जा रहा हूं जिसमें आप ही के एक पूर्व विधायक और उनकी पत्नी का नाम सामने आ गया। तो सर मैं आपको सबसे पहले तो मेरे साथी प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिले और 3 संभागों को क्यों इनको वापस किया, क्यों इनको खारिज किया, क्यों इनको खत्म किया? जब कांग्रेस की सरकार में निचले से लेकर ऊपर तक के प्रशासनिक और राजनीतिक और विधिवेत्ताओं के द्वारा इसको पूरी तरह छान के जब ये निर्णय लिया गया कि ये 9 जिले और 3 संभागों का गठन किया जाए। नहीं, फैसला तो वो भी पॉलिटिकल था योगेश भाई,
फैसला तो वो भी पॉलिटिकल था, क्योंकि आपको सिफारिश तो आप हमारे 60 से ज्यादा की आ गई अशोक थी। गहलोत साहब की मंशा केवल ये थी कि प्रशासन को, प्रशासनिक शक्तियों को जनता के ज्यादा से ज्यादा निकट पहुंचाया जाए। अब आप देखिए, कहाँ 100 किलोमीटर में एक जिला होता है, कहाँ 40-50 किलोमीटर में एक जिला हो गया, तो निश्चित रूप से पूरे 100 किलोमीटर का विकास ज्यादा होगा, ये सोच के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार आने के बाद में, जानते वो भी हैं कि विकास तो ज्यादा जिलों से ही ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ ये कि हमने क्यों नहीं बनाई, कांग्रेस सरकार ने बनाई, सिर्फ इसलिए इनको कैंसिल किया। इसके अलावा आप देखिए, मैं तो ये कहता हूं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास ये अपना कुछ भी नहीं करे ना, ठीक है, तब भी इतना इनके पास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिया, इतनी सारी जन कल्याणकारी, इतनी लोक कल्याणकारी, इतने जनहित के कार्य इन्होंने किए कि उनको ही फॉलो करते चले। हमें इसमें भी कहीं कोई दिक्कत ठीक है। नहीं लेकिन सवाल एक बार फिर यही है योगेश भाई, सवाल एक बार फिर यही है कि जो अब ओरड भूमि पर कब्जे को लेकर आप लोगों के नाम, आपके पूर्व विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, ये विधानसभा में कहा गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसका आपने विरोध नहीं किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का, विधायक का काम है कि कांग्रेस के नेताओं के किए गए कार्यों की हर संभव आलोचना करना और उनको, उनकी बात को काटना, जबकि धरातल पे ऐसा नहीं। अरे भाई, अगर ओरन भूमि पर कब्जा किया है और अगर वो किसी कांग्रेसी ने किया है तो ये तो निंदनीय है ना। मुझे तो लगता है आपको भी जांच की मांग करनी चाहिए थी। ये गलत है, ये सारा गलत है, ये इस तरीके का नहीं, और है तो जांच कराओ। कहां के कौन मना कर रहा है? आपके पास आज हर तरीके का लवाजमा है, ईडी है, सीबीआई है, और सारी तमाम व्यवस्था है, क्यों नहीं कराते? आप तमाम इस तरीके का केवल इशू बना के क्यों रखना चाहते हो? तो नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना योगेश भाई कि आप लोग विधानसभा को, मतलब राज्य के स्तर पर विधानसभा को और सेंटर के स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा को हाईजैक कर क्यों रखना चाहते हैं? या तो हमारे तरीके से चलेगा या कुछ नहीं चलेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको, मेरा मतलब केवल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी मीडिया के कुछ चुनिंदा चैनलों का भी रोल रहता है, जो सत्ता रूपी पार्टी के थोड़े से एक प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि आप तो राजस्थान की जनता को वो दीजिए जिसको, जो सपने दिखा के आप राजस्थान में प्रवेश करें, जिसकी वजह से आपने मैंडेट हासिल किया है, और कांग्रेस की ही सारी योजनाओं को आप फॉलो करते चलिए। मैं कहता हूं आपको नया करने की जरूरत ही नहीं, यही बहुत सारा मसाला आपके पास होगा। आपने एमओयू साइन किए हैं 35,000 करोड़ के राजस्थान राइजिंग में, धरातल पे क्या आएगा, कब आएगा, आपने कुछ इसके बारे में बताया क्या? या सिर्फ इसमें भी मुझे जो लगता है 80% इसमें वो एमओयू हुए हैं जो सिर्फ कुछ घरानों को लाभ देने के लिए, जमीनों का एक बंटवारा करने के लिए। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड भी हुआ, ये इसलिए भी स्टैंड हुआ है कि अब तक जितने भी रिसर्जिंग राजस्थान जैसे को जो कार्यक्रम हुए, योगेश भाई अब मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर एक फैक्ट चेक की जरूरत है। जितने भी रिसर्जिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रम हुए हैं, अगर उसका डिलीवरी रेट या उसका प्रोडक्टिविटी रेट देखें तो वसुंधरा राजे का प्रोडक्टिविटी रेट एमओयू को धरातल पर कन्वर्ट करने में गहलोत से ज्यादा रहा है। इस बारे में कोई दौराय नहीं है। लेकिन सबसे मतलब ये दुख की बात है, ये विडंबना की बात है कि प्रोडक्टिविटी रेट टोटल 100% का 10% भी कभी टच नहीं हो पाया। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी परिस्थिति, और इसका कब तक राजस्थान सामना करेगा मुझे जानकारी नहीं है। अटल खंडेलवाल जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, विधानसभा हमारी समझ में ये वही जगह है जहां पर सरकार सीधे सीधे जवाब देगी। अगर कांग्रेस के किसी पूर्व विधायक और उसकी वाइफ के ऊपर कोई आरोप है तो हमें तो लगेगा ना कि विधानसभा में जवाब के साथ आए, भाई बताएं कि उन्होंने ही किया है, कल इस मामले में गिरफ्तारी उनकी होने वाली है। ये कंप्लीटनेस की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ आरोपों के बेसिस पर हम विधानसभा में जवाब देने लगे तो फिर तो बात वही है कि तैयारी कम है। नहीं स्वप्निल जी सुनिए, देखिए आरोप नहीं, ये सत्य है, और इसको जब ये गिरफ्तारियां होगी ना तो तब भी ये यही बोलेंगे कि एजेंसियां इनके साथ थी इसलिए ये गिरफ्तारी हुई। ये सब इनके, इनकी हालत कांग्रेस की ऐसे है कि एक व्यक्ति नाली में गिर गया और उसका एक पांव ऊपर है तो वो कह रहा है कि एक पांव तो मेरा ऊपर है ना, तो वही हालत इनकी है। ये तो लेकिन आप क्या गिरफ्तारियां कब करेंगे? टाइमिंग देखकर आप मुहूर्त निकालने के लिए रुके हुए हैं या क्या क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए टाइमिंग देखकर नहीं, हम उस तरीके से कि कोई भी एक, हमारे जो जितने भी कानूनविद हैं वो ये
कि किसी भी सूरत में एक भी ऐसी जगह ना छूटे कि ये आसानी से बाहर आ जाए और अपनी गिरफ्तारी को गलत प्रूफ कर दे। तो इस कारण से हम केवल आरोप नहीं, आरोप जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे तो बकायदा हमारी एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी। उसका काम ही एजेंसियों का यही है कि वो चोरों को गिरफ्तार करें। अब अटल भाई, चोरी की है अटल भाई एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा। अच्छा, आज बीजेपी को एक मिनट स्वप्निल जी, हाँ, अच्छा पूछिए, बोलिए बोलिए। हाँ, एक और ये मदन दिलावर साहब के लिए कह रहे थे हाँ, कि उन्होंने साहब कोटा के अंदर ऐसे कह दिया। इनको कांग्रेस के माननीय सदस्य और प्रवक्ताओं से सबसे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉमा और पूर्ण विराम का भी ज्ञान ले लीजिए। उन्होंने उनके स्टेटमेंट में ये नहीं था कि केवल प्रेम प्रसंग के कारण ही ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि उसका एक कारण प्रेम प्रसंग भी है, कोमा है, उसमें बहुत सारे दबाव होते हैं, थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, प्रेशर ऑफ स्टडी होता है, फेलियर्स का डर होता है, ये सब बातें भी कही है उन्होंने। ठीक है, लेकिन 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 अब अटल भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारा स्टांस भी कभी, 2 मिनट सुनिए ना। एक सत्र गया, दूसरा सत्र आया, अब हम नए सवाल, नई बातें सुनना चाहते हैं और हम ये भी सुनना चाहते हैं कि पुरानी जो चीजें थी उसकी स्थितियां क्या हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ग्रीन एक्सप्रेसवे की बात आपने की, वो सब अभी डीपीआर के स्टेज पर है, तो उस तरह के जवाब भी हम सुनना चाहते हैं कि भाई जो सपने आपने दिखाए वो सपने कहां तक उड़ान भरने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या सुन रहे हैं, जो हम वही सुन रहे हैं जो आपने पिछले सत्र में कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि टीकाराम जूली दलित हैं इसलिए उनको साइडलाइन कर खुद चमकना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा? ये भी तो ग्राइंडर स्टेज नहीं है ना, तंज तो आप भी कस रहे हैं। आपकी देखिए बात ये है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये एक सिंपल सा, मतलब मेरा सिद्धांत नहीं, न्यूटन भाई साहब बहुत समय पहले दे गए थे। तो ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में चलता है। ठीक है, अगर तरीके से, अगर मान लीजिए एक निर्णय हुआ कि आपके एक व्यक्ति खड़े होंगे, ये सवाल पूछेंगे, हमारा एक व्यक्ति ये उत्तर देगा, आपका ये व्यक्ति ये क्राइटेरिया, इसके अंदर ही सवाल पूछेगा, उसमें बीच में किरोड़ी लाल जी ने ये कह दिया, वो उन्होंने वो कह दिया, ऐसे तंज नहीं। आप सीधे सीधे सवाल पूछ लीजिए कि साहब आपका ग्रीन एक्सप्रेसवे का आप डीपीआर कब तक कंप्लीट करेंगे और सदन में कब तक रख देंगे या कार्य कब तक हो जाएगा, 2 लाइन का, उसमें भी निर्णय हो जाएगा कि जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। और वो जो समय है उसमें 4-4 व्यक्ति उसमें टूट पड़ेंगे, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी और प्रतिक्रिया उसी रूप में आ जाती है और जनता को तो कुछ मिलता नहीं है और सत्र खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि माननीय सभापति जी का थोड़ा सा सम्मान करिए, बड़े तरीके से। ठीक है, मैं ये इससे जुड़ा सवाल भी लेना चाहता हूं, मैं इससे जुड़ा सवाल भी लेना चाहता हूं, मैं इससे जुड़ा सवाल भी लेना चाहता हूं। देखिए, आरोपों की एक ग्रेविटी होती है या बोले गई चीजों की एक ग्रेविटी होती है। पिछले सत्र में जो शांति धारीवाल ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसकी ग्रेविटी जाहिर तौर पर इस सत्र में बीजेपी के लीडर द्वारा जो बोला गया है उससे ज़्यादा गंभीर होती है। लेकिन ऐसा लगा कि शायद चूंकि एक हमारा हो चुका है तो एक इनका भी किसी तरह से दर्ज हो जाए। कुछ ये कुलबुलाहट योगेश सिंघल जी कांग्रेस में नजर आई और अल्टीमेटली हुआ क्या? स्पीकर देवनानी से आपने 2 वादे किए और दोनों ही वादे आपने तोड़ दिए। ये तो सही चीज नहीं है ना योगेश भाई? देखिए सर, आज की विधानसभा सत्र के 2 किस्से मैं आपको बताता हूँ। जब शुरू में बूंदी से हरि मोहन शर्मा जी अपनी बात रख रहे थे, बहुत बुजुर्ग विधायक हैं, वो काफी सीनियर हैं, जब बड़े संसदीय तरीके से अपनी बात रख रहे थे, तो उस समय चूंकि कुछ प्रश्न उनके ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर वो जवाब आए ही नहीं थे, उनका जवाब देना ही नहीं आया, क्या जवाब दें, क्यों था ही नहीं कुछ। तो वहां उस तरीके से व्यवधान इन्होंने पैदा करना शुरू किया। इसके अलावा बस्सी से विधायक जो थे, उन्होंने एक बड़े शालीनता से अपना, मैंने स्वयं देखी है, लाइव देखी है मैंने, बस्सी से जो विधायक थे उन्होंने बड़े शालीनता से अपना क्वेश्चन रखा कि सर बांसको, बस्सी और कानोता के तीनों कॉलेजों में कोई भी व्याख्याता या शिक्षक नहीं,
सिर्फ गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है। हाँ, तो उसके जवाब में इनके मंत्री ने बिल्कुल दो टूक, नहीं नहीं सब हैं उसमें, सारे हैं और आगे कर देंगे, ये कह के उनको बिठा दिया। तो ये क्या है? ये तभी तो ये विवाद ठीक है। की जड़ पड़ना ठीक पड़ेगी, है। तभी तो विवाद हो रहे हैं ये। नहीं, लेकिन योगेश भाई मैं एक बात बोलूं, मैं हमने विधानसभा में कई बार विपक्ष को वेल में मौजूद होकर हंगामा करते देखा है, लेकिन विपक्ष जब अपनी कुर्सियों पर होता है ना तो ज्यादा सुंदर नजर आता है। जहां तक आपके वाजिब सवाल है वो मैं अटल खंडेलवाल जी से लूंगा। अटल भाई देखिए, तैयारियों की कमी तो नजर आई सरकार की ओर पर। जब कॉलेजेस में प्रोफेसर या लेक्चरर्स की बात उठी, सरकार के पास जवाब नहीं था, कोई आंकड़े नहीं थे। स्वप्निल जी, पहली बात तो आप ये बहुत छोटा सा आंसर है, ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है स्वप्निल जी कि ये नहीं, उस पर हंगामा हुआ ना। अगर जवाब पूरा होता तो विपक्ष हंगामा कैसे कर पाता? अटल भाई सुनिए स्वप्निल जी, ये बहुत आप ही बताइए कि ऐसे आप मंत्री होते तो क्या इतना सा सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है ढंग से? 100% दिया जा सकता था, लेकिन जब व्यक्ति उसको लांछन या तंज के रूप में लाएगा तो इशू खड़ा होगा, और वो तंज के रूप में था प्रश्न ये सिंपल सा कि भाई वहां व्याख्याता नहीं है और कब तक आप है ना इसमें व्याख्याता दे दोगे। तो मेरा ख्याल है उसके लिए 1 मिनट काफी होता है, हम जवाब दे देते। इसमें क्या बहुत भारी बात है क्या व्याख्याता लगाना? मैं एक बात कह रहा हूं कि एक अधपका सा इशू, मान लीजिए आपके नजरिए में एक अधपका सा इशू आया भी, तो क्या वो पूरे जवाब को डिजर्व नहीं करता? हम तो अपनी तरफ से अपने जवाब में 100% दे देना। नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो बहुत साधारण सा, आप जिस तरीके से माननीय प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, अगर इतनी शालीनता वहां रही होती तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से कंप्लीट जवाब आपके पास होता ही होता, कभी कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है स्वप्निल जी। ठीक है, व्यवधान क्रिया की देखिए, आप दोनों के जवाबों से एक बात तो स्थिति स्पष्ट है, और वो ये है कि माई वे या हाईवे, ये रणनीति सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये सत्ता पक्ष की भी है। दोनों ये चाहते हैं कि या तो हमारे रास्ते पर सामने वाला चले और या फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। एक प्रश्न करना चाहूंगा, छोटा सा सवाल योगेश जी, और अटल जी जवाब देंगे, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। हाँ, कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी इतने लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये यहां तक कह रहे हैं कि यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हाजी पार्टी है, और अनुपस्थित चल रहे हैं। इसका जवाब दें कि सरकार क्यों उनसे बात नहीं कर रही, आपके माननीय मुख्यमंत्री उनसे क्यों बात नहीं कर रहे, आखिर कारण क्या है? अच्छा, वो बीमार है। अब सुनिए मेरी बात, हमें तो यही बताया गया कि वो बीमार है। अटल जी, स्वप्निल जी, पिछले 2 वीक के अंदर, लास्ट 2 वीक्स के अंदर माननीय जो किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो क्या मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिले? वो क्या हमारे केंद्रीय नेताओं से नहीं मिले? सबसे मिले, सब वो डिस्कशन उनके साथ हो रहा है, लेकिन उस मुद्दे को आप जबरदस्ती, उससे जनता को क्या राहत होने वाली है अगर आप, ठीक है, किरोड़ी लाल जी मीणा साहब के प्रश्नों को या उनकी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के विधानसभा के अंदर रखते हो? वैसे उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, ये उन्होंने कहा था कि हाँ वालों की चलती है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न इस वजह से है, आप कह रहे हैं कि लगातार बातें हो रही हैं। नहीं योगेश भाई, आई एम सॉरी, मेरा समय एक्चुअली खत्म हो चुका है, मेरा समय सच में खत्म हो चुका है, मैं अब आगे कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।